हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां हमने एक सीरीज स्टार्ट की है CGPSC 2025 मेंस को ध्यान में रखते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पढ़ा रहा हूं। उसी सीरीज में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं थर्ड लेक्चर। हमने पिछले 2 लेक्चर में देखा था बेसिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन के बेसिक्स को, और साथ ही साथ दूसरे लेक्चर में हमने जाना था निजी एवं लोक प्रशासन के मध्य जो उदारवादी संरचना जब हुई या उदारीकरण जब हुआ, उसके बाद जो चेंजेस या परिवर्तन देखने को मिले, यानी पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में लिबरलाइजेशन के बाद जो भी चेंजेस हमको देखने को मिले उनके बारे में हमने देखा था। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वुड्रो विल्सन और उनकी डायकोटमी के बारे में और उनके आइडिया के बारे में। हालांकि ये जो चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, तो आपको लगेगा कि फिर ये क्यों पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि आगे दिए हुए जितने टॉपिक्स हैं उनका कहीं ना कहीं रुझान या कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव जो है वो वुड्रो विल्सन से हुआ है, क्योंकि वुड्रो विल्सन को हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के जनक के तौर पर देखते हैं। तो उनके दिए गए सिद्धांतों प्रिंसिपल्स को ही आगे फॉरवर्ड किया गया और वहीं से शुरुआत हुआ है लोक प्रशासन विषय के रूप में, यानी सब्जेक्ट के रूप में, जो कि हम पढ़ रहे हैं। हमने इससे पहले जो भी चीजें पढ़ी हैं वो लोक प्रशासन के बारे में समझा है, लेकिन लोक प्रशासन का उदय कैसे हुआ विषय के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में हमने कैसे स्टार्ट किया वो आज हम देखेंगे, और उससे जुड़ी हुई चीजें जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वुड्रो विल्सन के बारे में। सबसे पहले जब हम वुड्रो विल्सन की बात करते हैं तो वुड्रो विल्सन के बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। आगे से मैं डब्ल्यू लिखूंगा, समझ जाइए वुड्रो विल्सन के बारे में बात कर रहा हूं। तो वुड्रो विल्सन का जो जन्म हुआ था वो वर्जीनिया प्रांत में हुआ था, ठीक है। वर्जीनिया में यूएसए में 28 दिसंबर 1856 को हुआ था, ठीक है। एटीन 28 दिसंबर को जन्म हुआ, कहां पे? वर्जीनिया, ठीक है। बेसिक है, बस इतना याद रखिए कि उनका जन्म यूएसए में हुआ था। दूसरा, इसके अलावा भी इनके बारे में जानकारी आपको मिलनी चाहिए, तो इनका ग्रेजुएशन जो हुआ था प्रिंसटन कॉलेज से हुआ था। ये प्रिंसटन से हुआ था। बाद में प्रिंसटन के ये डायरेक्टर भी रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक के तौर पर भी उन्होंने काम किया है, पीएचडी किया है बेसिकली प्रिंसटन से, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी होगी इनके बारे में, तो ये गवर्नर भी रह चुके हैं यूएसए में और प्रेसिडेंट रहे हैं 1913 में। 1910 में ये गवर्नर थे और 1913 में ये प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। यूएसए के प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने 1913 में काम किया है और 1910 में गवर्नर के रूप में काम किया। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये डेट है। राष्ट्रपति के तौर पे, यूएसए के राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने काम किया है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक्स। अब जानते हैं इनके कार्यों के बारे में, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में। तो सबसे पहले ये जानिए कि वुड्रो विल्सन को क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं वुड्रो विल्सन को। पर ऐसा क्यों?
क्या वुड्रो विल्सन के पहले इन्होंने जब बताया, या इन्होंने जब पहली बार हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन से अवगत करवाया, तो क्या उससे पहले लोक प्रशासन होता नहीं था? तो हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि लोक प्रशासन जो है लोगों की शुरुआत से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है। पर अगर हम विषय के रूप में बात करें, सब्जेक्ट के रूप में बात करें, इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है वुड्रो विल्सन को, इसीलिए इन्हें कहते हैं फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पर क्या सिर्फ इसीलिए कहते हैं? तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताया था, ठीक है, कौटिल्य और कन्फ्यूशियस, इन दोनों ने लोक प्रशासन में, मतलब उसके एक्शन पार्ट को, कि किस तरह से लोक प्रशासन होता है, क्या होता है प्रशासन का ढांचा, ये चीजें हम इन्होंने बताई थी, ठीक है। पर विषय के रूप में ये अलग से सैद्धांतिक रूप से, यानी प्रिंसिपैलिटी या साइंटिफिक जो इसका स्टडी है, ये इन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी का श्रेय जाता है वुड्रो विल्सन को। इन्होंने कहा कि भाई प्रशासन को हमें साइंटिफिकली पढ़ना चाहिए। साइंटिफिकली का मतलब क्या होता है? साइंटिफिकली पढ़ना मतलब बेसिकली होता है कि उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा। एक्सपेरिमेंट कैसे होता है? एक्सपेरिमेंट होता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से, टूल्स एंड टेक्निक से, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जब हम विषय के रूप में पढ़ते हैं और जब हम एक्शन के रूप में पढ़ते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब विषय के रूप में पढ़ते हैं तो हम बेसिकली थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी के साथ उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यानी कि उसे क्रियान्वित कैसे करवाएंगे, ये भी हम जानते हैं साइंटिफिक तौर से। तो साइंटिफिक तौर मतलब होता है यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? तो वुड्रो विल्सन जो थे, जिन्हें हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उनकी एक लेख आई 1887 में, 1887 में, जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो इन्होंने एक ऐसे लिखा था, ठीक है, एक लेख लिखा था। किसने लिखा था? तो इन्होंने लिखा था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में, ठीक है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसे आया, एक लेख आया, किसमें? एक मैगजीन जैसा छपता था, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, मतलब तिमाही में, हर 3 महीने में एक बार एक मैगजीन छपती थी, जो कि पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए आइडिया को, पॉलिटिकल साइंस यानी कि आपका राजनीतिक विज्ञान, उससे संबंधित जो भी लेख वगैरह होते थे, या जो आर्टिकल्स होते थे, या जो भी कोई नया सुझाव होगा, या कुछ भी चीजें जो इससे जुड़ी हों, वो सब उसमें छपती थी। तो वहीं पे, क्योंकि वुड्रो विल्सन जो थे वो प्रिंसटन कॉलेज में टीचर भी रहे थे पॉलिटिकल साइंस के, तो उन्होंने एक लेख छपवाया जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में, वुड्रो विल्सन ने एक ऐसे लिखा। यही से शुरुआत होती है एक फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल स्टडी की। यह इस पे जोर दिया गया कि एक फॉर्मल स्टडी की जरूरत है। फॉर्मल स्टडी का मतलब क्या है? एक भिन्न रूप से, मतलब पहले हम पॉलिटिकल साइंस के तौर पे पढ़ते थे प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पर उन्होंने कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग से, एक पॉलिटिकल साइंस से इतर एक नए विषय के रूप में पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हालांकि इन्होंने जो लेख लिखा था वो था प्रशासन के बारे में, कि प्रशासन के अध्ययन को कैसे करते हैं, क्या प्रशासन का अध्ययन, ये ऐसे था, ठीक है। लेकिन तब भी हम ये
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक के तौर पे रखते हैं, क्योंकि आगे जितने भी आइडिया जो इवॉल्व हुए, जो बाद में बने हैं, वो सारे के सारे इसी लेख के इर्द गिर्द घूमते हुए आगे बने हैं। और बाद में जब इसे किताबों के रूप में परिवर्तित किया गया, मतलब विषय के रूप में होना मतलब कहीं ना कहीं लेख जो है एक किताब के रूप में, आप कोई भी विषय पढ़ते हैं तो किताब के तौर पे पढ़ते हैं ना, कि जैसे साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की बुक होगी, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की बुक होगी। मौखिक तौर पे पढ़ने वाली चीजों को हम विषय के तौर पे नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये किताब हम पढ़ रहे हैं, तो यहां से किताब का स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब क्यों नहीं कहा जाता, देखिए इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली बार क्या हुआ था कि कॉन्टेक्स्ट मैटर किया, यानी कंटेंट मैटर किया, ठीक है। बेसिकली मतलब था कि उनका जो सोच था ना वो मैटर किया था, ना कि जो उसका सॉरी कंटेंट मैटर किया और ना कि बस डिलीवरी मैटर किया। या बोल सकते हैं आप कि उस कंटेंट का जो इम्पैक्ट था, यानी जो कंटेक्स्ट या जो भी आइडिया जो दिया गया था, ये जो सुझाव दिया गया था, इसका जो इम्पैक्ट हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट था, मतलब इसका प्रभाव ज्यादा महत्वपूर्ण था, जिसके कारण हम वुडरो विल्सन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के विषय के रूप में पढ़े जाने के कारण उन्हें जनक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, क्यों ये चीजें आई, एक्चुअल में क्या जरूरत पड़ी थी, ठीक है। सबसे पहले देखिए इन्होंने दो चीजों पे जोर दिया था, स्ट्रेस किया था इन्होंने दो चीजों पे। किताब के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया सब्जेक्ट के तौर पे, पर इन्होंने दो चीजों को बताया कि भाई क्यों ये जरूरी है, क्यों यूनिकनेस लाएगा पढ़ना हमें, ठीक है। तो यूनिकनेस की बात जब हुई दो मैटर में थी, दो कारणों से, मतलब दो चीजों पे ज्यादा जोर या बल दिया गया इनके द्वारा। वो था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है गवर्नमेंट इन एक्शन। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कैसे जो प्रशासन है, ठीक है, लोक प्रशासन जब हम पढ़ने लगे तो उसको किस तरह से डिफाइन किया गया। तो वहां डेफिनेशन या जो मीनिंग बताया गया, जो अर्थ बताया गया है, वहां यही बोला गया है कि जो दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, एक तो एक्शन पार्ट, ठीक है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, यानी आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके लिए करती है, और दूसरा उसका थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी पार्ट कैसे होगा, थ्योरी होगा साइंटिफिकली, ठीक है, सिद्धांतिक तौर पे, जिसका मतलब है कि भाई इंक्वायरी करना, ठीक है, इंक्वायर करना, जांच करना। क्या चीज की जांच करेंगे, तो जांच करेंगे सिद्धांतों की, सैद्धांतिकता की, इंक्वायरी द प्रिंसिपल्स। इसीलिए जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे आगे, यानी कि किस तरह से आगे बढ़ा है लोक प्रशासन, जिसमें हम आयामों को जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि भाई आगे जब हमने ये किताब पढ़ी, ठीक है, मतलब पहली बार ये लेख पढ़ा, उसके बाद से लोग आने वाले समय में क्या चालू किए, प्रिंसिपल्स की खोज करना, यानी सिद्धांतों की खोज करना। आप मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैथ्स में या फिजिक्स में लॉज होते हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज होते हैं, जिसे आप डिराइव करते हैं, उसके माध्यम से दूसरी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो सिमिलरली वो क्या है, वो उसके सिद्धांत है, यानी वो उसके प्रिंसिपल्स है। जो लॉ है वो बेसिकली प्रिंसिपल्स है, फिजिक्स के लॉ प्रिंसिपल्स है, मैथ्स के लॉ फॉर्मूलाज, ये सब प्रिंसिपल्स है। तो बेसिकली आप वहां क्या करते हैं, एम्पायर करते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज, और लास्ट में आप हेंस प्रूव्ड। प्रूव करना बेसिकली मतलब इंक्वायरी करना, आपने पहले उसको जांचा परखा, लास्ट में उसको सिद्धांत को बुनियादी तौर पर सही माना, सत्य माना, ठीक है। तो ये है इंक्वायरी या इंक्वायर द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यही है साइंटिफिकलिटी, ठीक है। साइंटिफिक यही तो होता है
आप साइंस में क्या करते हैं, बेसिकली सिद्धांत ही तो क्वेश्चन, लॉ को ही तो डिराइव करते हैं। तो ये था, ठीक है। दो चीजों पे महत्व डाला, एक तो सब्जेक्ट के तौर पे यानी उसके सिद्धांत के तौर पे, और दूसरा गवर्नमेंट इन एक्शन के तौर पे। तो बेसिकली आप इसको बोलेंगे कि भाई एक तो इसका एक्शन पार्ट, या बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल पार्ट, और दूसरा थ्योरी पार्ट। इस पे इन्होंने जोर दिया था, ठीक है। इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी थी। याद रखिएगा कि वुड्रो विल्सन ने कोई उस लेख में कोई थ्योरी नहीं दी थी, ना ही कोई थ्योरी दी थी, ठीक है, ना ही कोई प्रिंसिपल्स दिए थे, पर उन्होंने एक आइडिया दिया था। जिस आइडिया को बुनियाद लेके, जिस आइडिया को पिलर स्टोन लेके बाकी आने वाले थ्योरिस्ट या आगे आने वाले विचारकों ने क्या किया, लोक प्रशासन के विषय के तौर पे आगे बढ़ाया, मतलब सब्जेक्ट को पुट फॉरवर्ड किया, ठीक है। ये था बेसिक्स। अब चलिए हम देखते हैं बेसिकली वुड्रो विल्सन का जो आइडिया था वो क्या था, और वो कैसे इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई हमें लोक प्रशासन की जरूरत है या प्रशासन की जरूरत है। तो एक्चुअली में जब लोक प्रशासन की बात जब उनके दिमाग में आई, तो इससे पहले ये गवर्नर रहे थे, ठीक है, और फिर राष्ट्रपति भी रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा कि अमेरिका में, या बोल सकते हैं यूएसए में, एक प्रैक्टिस चली आ रही है जिसे हम बोलते हैं स्पॉइल्स, ठीक है। तो बेसिकली स्पॉइल सिस्टम था, स्पॉइल सिस्टम था। इसको देखते हुए इनको लगा कि भाई यहाँ जरूरी है कि कुछ ना कुछ नए बदलाव लाने होंगे, क्योंकि हम जो करते हुए आ रहे हैं उससे हमें सही नतीजा नहीं मिल रहा है। अब एक्चुअली में स्पॉइल सिस्टम क्या होता था, तो स्पॉइल सिस्टम जो है वो, उसका जो आइडिया आया था वो आया था वार बूटी से, ठीक है। वार बूटी मतलब क्या है, यानी कि युद्ध क्या होता था पहले, कि जितने भी राजा रजवाड़ा जो लड़ाई करते थे, जब दूसरे राज्य को जीत लेते थे, तो वहां से धन दौलत वगैरह या जो भी चीजें लग्जरियस चीजें होती थी उन्हें लूट के ले आते थे अपने लिए। यानी कुल मिला के हारे हुए रजवाड़े का जो भी आपका रिसोर्सेस था वो किसके पास चला जाता था, जीते हुए लोग के पास। अब वो क्या होता था, उसका बंटवारा हो जाता था। तो जो ऊपर वाले रहेंगे वो ज्यादा लेंगे, उनके नीचे वाले उनसे कम लेंगे। तो जिसके पास जितना पावर उतना ज्यादा वो वॉर से इकट्ठा हुआ जो धन है या दौलत है उसको हड़प लेता था। तो बेसिकली हड़पने वाली जो सिद्धांत थी, इससे ये निकला है स्पॉइल सिस्टम। तो यहाँ क्या हो रहा था यूएसए में, यूएसए में ये हो रहा था कि जो भी पॉलिटिशियन या जो भी प्रेसिडेंट बनता था, तो पहले ऐसा होता था कि प्रेसिडेंट बना और वो अपने साथ अपनी एक पूरी टीम लेके आता था, ठीक है। मतलब बेसिकली उसके जितने मिनिस्टर्स होंगे, उनके जो भी वर्कर्स, जो भी लेजिस्लेटर्स होंगे साथ वाले, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा खुद ब खुद उनके जरिए ही एनरोल किया जाता था, यानी कि उनके द्वारा ही बनाया जाता था। तो ऐसा होता था कि जैसे यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, मान लेते हैं एक्स नाम के एक प्रेसिडेंट है जो इस बार प्रेसिडेंट बने, तो वो क्या करेंगे, उनके साथ काम करने वाले जितने भी लेजिस्लेटर या एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत पड़ेगी जो एग्जीक्यूट करेंगे, उन सबको ये खुद ही अपॉइंट करेंगे। तो अपने लोगों को ये अपॉइंट करेंगे। तो जब अपने लोगों को अपॉइंट करेंगे तो क्या होगा, तो अपने लोगों को जब अपॉइंट करेंगे तो वो जितने लोग हैं वो क्या करने लगेंगे, पॉइंट आएगा करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा बताता हूं। मान लेते हैं कि कल को आप राजा बनते, ठीक है, या फिर आप प्रेसिडेंट बनता है। अब आप अपने ही लोगों को अपने दरबार में रखते हैं, अपने जो आपके सपोर्टर होंगे, ताकि आप जो बोले उसमें हाँ में हाँ मिलाए। तो उसमें होता क्या है कि अच्छी पॉलिसीज नहीं बनती हैं,
ठीक है, पॉलिसी जो आप बोल देंगे वही बनेगी, क्योंकि बाकी सब क्या कर रहे हैं, आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। भाई भतीजावाद बढ़ेगा, यहाँ से करप्शन तो बढ़ ही रहा है, भाई भतीजावाद बढ़ेगा। भाई भतीजावाद, ठीक है, जो बेसिकली आप सुनते होंगे मूवीज वगैरह के लिए, ठीक है, वही बढ़ेगा। मतलब बेसिकली फेवरेटिज्म बढ़ेगा, नेपोटिज्म बढ़ेगा, तो फेवरेट्स होंगे। ठीक है, भाई भतीजा होते हैं नहीं, नेपोटिज्म। मूवीज वगैरह में सुने होंगे ना, बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, साउथ में नेपोटिज्म है, ये वही है। यानी कि जो टॉप पे है वो अपने ही रिलेटिव्स को ही आगे बढ़ाता है, तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे दिक्कत ये हो रही है कि अब क्या है कि कोई भी देश के बारे में नहीं सोच रहा है, ज्यादातर लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। अब इनको पता है कि भाई हो सकता है 4 साल बाद मैं दोबारा ना चुन के आऊं, और इनको पता है कि भाई ये नहीं चुने जाएंगे तो इनके साथ वाले भी वापस ना आ पाए, तो ये लोग सब क्या कर रहे हैं, सिर्फ लूटते चले जाते थे। बहुत ज्यादा लूट होती थी, जिसके कारण आम जनता क्या होती थी, पिस जाती थी। जिनके लिए बनाया जा रहा है उनको ही फायदा नहीं हो रहा है, तो यहां से ये नुकसान होता था। तो इनको जब देखने को मिला कि भाई देश के लिए हित में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम कुछ एक नया सिस्टम बनाए, जिसके माध्यम से हम क्या कर पाए, चेक एंड बैलेंस कर पाए, कंट्रोल कर पाए ये सारी चीजें। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, यानी कि जो मेरा पसंदीदा है उसको ही दो, या करप्शन, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोक पाए। तो इसीलिए यहीं से आइडिया उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं वुड्रो विल्सन का एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट। ठीक है, विचार। तो अब यहां से आगे हम देखेंगे कि वुड्रो विल्सन के क्या क्या आइडियाज थे, उन्होंने क्या क्या चीजें हमें दी हैं, या बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान, और इनके योगदान के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन डायकॉटमी, जिसे हम बोलते हैं द्विभाजन। ठीक है, डिफरेंस, या बोलो पार्टीशन करना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर एक पॉइंट है इनका साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर इन्होंने आइडिया दिया प्राइवेट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, डायकॉटमी किसके बीच में, पॉलिटिकल एडमिन डायकॉटमी, इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर है इनका। ठीक है, फिर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक प्रशासन की बात करी इन्होंने। ठीक है, तो कई कई सारे जो थियोरिस्ट हैं, कई सारे विचारक हैं, वो वुड्रो विल्सन को ही कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का जनक भी मानते हैं, तुलनात्मक प्रशासन के जनक के तौर पर भी देखते हैं। पर क्योंकि तुलनात्मक प्रशासन का जो आइडिया था वो थोड़े दिन बाद आया था, मतलब 1950 के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए कई सारे जो थियोरिस्ट हैं इसको पूर्णतः सत्य नहीं मानते हैं, मतलब कंप्लीट ट्रुथ नहीं मानते। ठीक है, तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इसके अलावा लास्ट में उन्होंने बताया कि रीजन फॉर लेट इमरजेंस की बात, मतलब एक पॉइंटर ये था कि भाई क्यों इतना देर से आया। ठीक है,
ये 5 कंट्रीब्यूशन या योगदान थे वुड्रो विल्सन के बारे में। अब इन सब में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, जो आपके परीक्षा में या एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो ये है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी, यानी कि राजनीतिक प्रशासनिक द्विभाजन। ठीक है, उनके बीच में द्वंद्व हो गया, उनके बीच में विरोधाभास हो गया, उनके बीच में पार्टीशन, इसकी बात कही गई। ठीक है, ये साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है, मतलब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट कैसे आया, विचार कैसे आया, इस पे उन्होंने बात किया, जो आगे चल के इवोल्यूशन में काम आया, कारगर साबित हुआ। ठीक है, प्राइवेट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने कल देखा था। ठीक है, बेसिकली हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझा था पिछले लेक्चर में, तो वहीं से ये आइडिया है, मतलब इसी से लिया गया वो आइडिया है कि भाई प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जैसे आज का सिनेरियो है, आज का सिचुएशन है, आज के समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अंतर नहीं है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए आज के समय में जो लोग हैं बेसिकली, मतलब हम लोग जो है वो सब्जेक्ट ना होके क्या बन गए हैं, तो हम लोग बन गए कंज्यूमर, या बोल सकते हैं अब हम देश के नागरिक, सिटीजन के तौर पे वर्क करने लगे। ठीक है, देश का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रगाढ़ या बोल सकते स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आइडिया। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आज हम पढ़ेंगे वो ये होगा रीजन फॉर लेट इमरजेंस, बहुत छोटा सा पॉइंटर है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। फिर उसके बाद ये चीजें हमने देख रखी है पहले ही, उसी के बारे में बात हुई है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक बता दूंगा, क्योंकि आगे अगले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में हमें टॉपिक जो है हमारा कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी विकास प्रशासन और तुलनात्मक प्रशासन यानी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन हमें पढ़ना है, तो वहां और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। चलिए तो बिना इन सबको समझने की कोशिश करते हैं और आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए रीजन फॉर लेट इमरजेंस। रीजन फॉर लेट इमरजेंसी यानी कि इतने दिन बाद क्यों ये सब्जेक्ट के रूप में आया। ठीक है, बहुत लेटेस्ट है, 1887 1887 में पहली बार लोक प्रशासन की बात हुई है और 1900 के बाद जाके विषय के रूप में अच्छी तरीके से बन के आया है। ठीक है, हम आगे इवोल्यूशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पहली किताब कब लिखी गई थी और उस समय से एक्चुअल में विषय के रूप में हमने ज्यादा ध्यान से पढ़ना चालू किया था। आइडिया जो है वो 1887 में आया था, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रीजन फॉर लेट इमरजेंस हम देखें तो रीजन फॉर लेट इमरजेंस होता है 3 कारणों से। ठीक है, लेट आने का 3 कारण रहे हैं। सबसे पहला कारण था कि जो सबसे पहला पीरियड था, मतलब शुरुआती जो समय था वो समय था पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट रूल। पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट रूल मतलब पूर्ण रूप से, मतलब क्या बोल सकते हैं, एकाधिकार की बात होती है। ठीक है, आगे देखेंगे एकाधिकार या मोनोपोली की बात होती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन छोड़िए, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट ही नहीं था। ठीक है, आजादी ही नहीं थी लोगों के पास कि लोग सवाल पूछ सके, तो उनके ऊपर जो भी बोला गया था वही चीजें होती थी। ये खासकर वो समय था जब राजा रजवाड़ा होते थे या उससे पहले ट्राइबल चीफ वगैरह होते थे। ठीक है, ट्राइब्स होती थी, ट्राइब्स में एक मुखिया होता था या फिर राजा होते थे, रजवाड़े होते थे। तो ये सारी चीजों के समय में एब्सोल्यूट रूल यानी कि जो राजा ने कह दिया या जो भी हेड ऑफ द स्टेट ने कह दिया वही पत्थर की लकीर हो जाती थी। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट रूल था। तो उस टाइम समय में प्रशासन करने के लिए प्रशासनिक होते ही नहीं थे ना। प्रशासनिक कौन होंगे, जो कार्य को संपन्न करवाएंगे, पर प्रशासनिक उस समय कौन थे, जो भी राजा ने कहा वो करने वाले। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रूल का टाइम पीरियड था।
दूसरा पीरियड जब हम बोलते हैं तो ये टाइम पीरियड होता है कि स्ट्रगल हो रहा है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पीरियड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड पॉपुलर कंट्रोल, ठीक है। और तीसरा और आखिरी जो पीरियड था तीसरा जो पीरियड आया जहां से एक्चुअल में इसकी शुरुआत हुई वो था पीरियड फॉर पॉपुलर रूल, ठीक है। पीरियड फॉर पॉपुलर रूल। अब इन तीनों का मतलब बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसको समझिए। एब्सोल्यूट रूल वो वाला रूल होता है जिसमें एकाधिकार हो, जिसमें जो भी हेड होता है ना, हेड इज सुप्रीम, हेड ऑफ द स्टेट जो भी होगा वही सुप्रीम लीडर होगा, ठीक है। सुप्रीम हेड होगा, उनके द्वारा बोली गई हर बात फाइनल होगी, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में होता क्या था, उस सिचुएशन में होता था कि भाई प्रशासन में कुछ परिवर्तन नहीं मिलेगा। जब परिवर्तन ही नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे क्या चीज, ठीक है। अध्ययन हम क्या चीज का करते हैं, साइंटिफिकलिटी, हमने देखा ना थोड़ी देर पहले। तो साइंटिफिकलिटी मतलब यानी कि जो आपका वैज्ञानिकता जो हम पढ़ रहे हैं कि साइंटिफिक है या वैज्ञानिक है, वो कैसे होगा, जब आप जांचिएगा, जब आप परखिएगा, उसमें कुछ गलतियां निकालिएगा, उसको सुधारिएगा, तब जाके आप सही सिद्धांत तक पहुंचिएगा। तो जब आपके पास गलतियां निकालने का कोई अथॉरिटी या कोई पावर ही नहीं है तो आप जांच ही नहीं पाएंगे, और जब जांच नहीं पाएंगे तो विषय ही पढ़ने के रूप में नहीं साबित हो पाएगा। इसीलिए पहले पीरियड में विषय के रूप में नहीं आया, तो ये शुरुआती समय था, ठीक है। फिर बेसिकली जब जब हम देख रहे हैं कि भाई दूसरे सब्जेक्ट्स आ गए, दूसरे विषय आ गए, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, तो ये उसी का अंग निकल रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि भाई जब राजनीतिक विज्ञान था तो उसी समय से क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उस समय भी आइडिया ऑफ अधिकार इतने ज्यादा संपूर्ण नहीं थे। यहाँ पे भी अधिकार थे, बहुत लिमिटेड अधिकार थे, ठीक है। बोल सकते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट था पावर, ठीक है, और लिमिटेड राइट्स था। तो लिमिटेड राइट्स था और गवर्नमेंट के पास अभी भी अथॉरिटी उससे ज्यादा थी, ठीक है। लिमिटेड राइट्स थे और गवर्नमेंटल अथॉरिटी ज्यादा थी। पर अब जो समय आया जहां से विषय के रूप में पढ़ाना चालू किया गया, वो आया ये पीरियड में सबसे ज्यादा। यहां से ज्यादा शुरुआत हुई एक विषय को अलग से एक आइडेंटिटी देने के रूप में, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक अलग उसकी आइडेंटिटी या उसका परिचय अलग से बना। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पीपल्स गवर्नमेंट, यानी लोग चुनते थे, प्रतिनिधि चुने जाते थे, या बोल सकते हैं एक तरह से आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई है, ठीक है। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतंत्र की शुरुआत, आपको याद होगा अगर ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन के बारे में आपने पढ़ा हो कहीं पे, तो ब्रेकिंग ऑफ बर्लिन वॉल हुआ और ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी एक हो गए, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो सिद्धांतिक विचारधारा का मतलब विचारधारा का जो बुनियादी चेंज था वो खत्म हुआ और वहां से लोगों को अधिकार पता चलने लगे। यहाँ पे लोगों को अधिकार मिलने लगे तो यहाँ से जो लोग थे वो विषय नहीं कहलाए, वो सिटीजन बन गए, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि जो पीपल थे अब वो सब्जेक्ट ना रह के अब क्या बन गए हैं, सिटीजन।
ठीक है। नागरिक के तौर पे, नागरिक का क्या मतलब होता है? नागरिक का मतलब होता है कि उसके कुछ विशेष अधिकार होंगे और उसका कुछ विशेष बोल होगा, मतलब उसकी बातों को सुना जाएगा। जैसे आज आप और हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस क्षेत्र में रहने पर बाकियों से अधिक अधिकार है। ठीक है। आप जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या संविधान पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। वो एक्स्ट्रा राइट्स, एक्स्ट्रा प्रिविलेज जो है वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हम नागरिक हैं उस देश के या उस क्षेत्र के। तो वही बात यहां से लागू होती है कि जब हम नागरिक बन गए तो हमारे लिए अलग से गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो यहां से गवर्नमेंट जो है ना वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट जिम्मेदार हो जाएगी लोगों के प्रति। और जब लोगों के प्रति जिम्मेदार होगी तो बेसिकली तभी तो आप पढ़िएगा प्रशासन कैसे करना है बेहतर, यानी आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है। सुशासन का जो विचार है वो यहीं से आएगा, और जब विचार आएगा तो विचार को आगे बढ़ाने के लिए सिद्धांतों की आवश्यकता होगी, प्रिंसिपल्स की आवश्यकता होगी। और प्रिंसिपल्स जब आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन, विषय के रूप में उसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल सा बात, देखिए शुरू में जब अगर आप समझिए कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, पीपल सब्जेक्ट ना रह के सिटीजन हो जाएंगे। तो अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक आनंद भाई करके कैरेक्टर थे। ठीक है। तो शुरुआत में जब उनको दिखाया जाता है तो क्या दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट में कई समय से आंखें तक नहीं झपकाई हैं। ठीक है। लाइट लगाया जाता है, लेकिन फिर आता है मुन्ना। मुन्ना कहता है कि नहीं भाई, इसके भी अधिकार हैं, ये भी इंसान है, तो इसको आप उसके नाम से बुलाइए। ठीक है। तो नाम से बुलाइएगा तो क्या कहिएगा कि अब वो सब्जेक्ट नहीं है, उसका एक विशेष आइडेंटिटी है। तो अब लोगों का एक विशेष आइडेंटिटी क्या हो गया? नागरिक हो गया। नागरिक होने में उसके पास एक विशेष अधिकार है। वो अधिकारों के ही कारण जिम्मेदार आपको शासन मिलता है। आप अगर जिम्मेदार हैं और आप जिम्मेदारी से अपनी नागरिकता के साथ बंधे हुए हैं, आपका भी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, तो आपके लिए जो कार्य कर रहे होंगे लोग, यानी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके लिए भी जिम्मेदार होना आवश्यक हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि अगली बार आप वोट नहीं देंगे, और जब आप वोट नहीं देंगे तो वो चुन के नहीं आएंगे, तो उन्हें भी डर होगा। यही आपका अधिकार है। तो यहां से ये चीजें पता चलती हैं। इसीलिए देर हुआ किताब के रूप में पढ़े जाने पर, क्योंकि जब आपको अधिकार मिलेंगे तब आप प्रश्न पूछेंगे। जब आप प्रश्न पूछेंगे, जांच करेंगे, तो बुरा और अच्छा समझ में आएगा। और जब अच्छा समझ में आएगा तब तो आप कोई ना कोई सिद्धांत का रूपरेखा रखेंगे। ठीक है। और जब आप रूपरेखा रखेंगे तब जाके आप सिद्धांत को एक किताब के रूप में परिवर्तित करेंगे, और उसी किताब को हम सब विषय के रूप में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के रूप में या डिसिप्लिन के रूप में हम पढ़ेंगे। ये था रीजन फॉर लेट इमर्जेंस। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट जो है, इसमें से एक पॉइंट ये था कि साइंटिफिक जो हम बात कर रहे हैं, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या साइंटिफिक स्टडी की, तो ये दो कारणों से होता है, एक तो सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन के रूप में। ठीक है। तो इन्होंने जो बोला था कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने पहले बता दिया, फिर से एक बार बता देता हूं। एक तो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन होने का मतलब क्या है? विषय होना, सब्जेक्ट होना। और दूसरा सिस्टमैटिक है। ठीक है। साइंटिफिक होने का मतलब ये सिस्टमैटिक। ठीक है। आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में, विज्ञान में, तो सिस्टमैटिक होता है ना, कि आपको पता होता है कि भाई पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। कुल मिला के बेसिकली बात हो रही है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ठीक है। अगर किसी चीज को सिर्फ प्रैक्टिकल करते हैं तो भी वो विषय के रूप में नहीं पढ़ी जा सकती, और सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो और उसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है तो भी वो विषय के रूप में पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं होगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा।
तो ये आइडिया था साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर, इसे हम बोलते हैं राजनैतिक, ठीक है, प्रशासनिक, द्विभाजन, मतलब दो हिस्सों में बांटना। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी का जरूरत क्यों पड़ा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्पॉइल सिस्टम के बारे में। ठीक है, बिगड़ी हुई प्रणाली, स्पॉइल सिस्टम यानी बिगड़ी हुई तंत्र। तो सिस्टम का बिगड़ा हुआ था ना, कैसे बिगड़ा हुआ था, क्योंकि जो भी राजा बन रहा है यानी जो भी लीडर बन रहा है वो अपने साथ अपने दरबार खुद इकट्ठा कर रहा है, और उसका जो राजा जो भी बन रहा है यानी कि जो प्रेसिडेंट बन रहा है उसका एक फिक्स टेन्योर होता था, फिक्स टर्म होता था। उसी फिक्स टर्म में उसे काम करना है। हो सकता है अगली बार चुना जाए, ना चुना जाए, अनिश्चित काल के लिए नहीं बन रहा है। तो जब पता है कि अनिश्चित काल के लिए नहीं बनूंगा, तो ये लोग क्या करते थे, लूट खसोट, जिसे हम बोलते हैं वॉर बूटी का, या जिसके कारण आपको करप्शन, भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा। तो ये होता था। यही से आइडिया है कि क्यों हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों को एकदम अलग होना चाहिए। यहां से आइडिया आया पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के डायकोटमी का। तो वुड्रो विल्सन का कहना यह था। ठीक है, अब ये जो आइडिया है ये भी 3 हिस्सों में आया है। वुड्रो विल्सन बाद में खुद उस चीज से, जो इन्होंने कहा अभी कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम अलग कर देना चाहिए, ये था फेज 1। फेज 1 में उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एकदम दो अलग चीजें हैं, उन दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन का कहना था कि पॉलिटिक्स इज टू पॉलिटिशियन, या बोल सकते हैं लेजिस्लेटर, while administration is to executive, या बोल सकते ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ये आइडिया था पहले फेज में। इन्होंने कहा कि भाई इस तरह के सिस्टम से क्या होता है कि जब दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं तो क्या हो रहा है, कोई एक दूसरे का काम करना नहीं चाह रहा है। ठीक है, इनका काम है बेसिकली, इनका कहना था कि जो पॉलिटिशियंस हैं, ये लेजिस्लेटर्स हैं, वही पॉलिटिक्स करे तो ज्यादा बेहतर है, और एग्जीक्यूटिव का काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना। इसका बेसिक मतलब है कि जो पॉलिटिशियंस है ना, जो पॉलिटिक्स है, वो लॉ मेकिंग है। ठीक है, लॉ मेकिंग, और ये है लॉ का इंप्लीमेंटेशन। लॉ का क्रियान्वयन, लॉ का बनना और लॉ का क्रियान्वयन, ये दो अलग चीजें हैं, और इनको दो अलग अलग एक्सपर्ट को देना चाहिए। तो बेसिकली कहना था कि पॉलिटिक्स जो है, एक्सपर्टीज किसका है, पॉलिटिशियंस का। मतलब उसमें ज्यादा बेहतर कौन होंगे, पॉलिटिशियंस या लेजिस्लेटर, जो वो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, पर प्रशासनिक तौर पर, यानी कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन एक्सपर्ट की, तो वो कौन हो सकता है, जिसको पता हो कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ग्राउंड रियलिटी पता हो उसको, थ्योरी भी पता हो उसको, प्रैक्टिकल भी पता हो, तो एग्जीक्यूटिव हो। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, और पॉलिटिक्स का लॉ मेकिंग। इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी करने की बात कही गई है। वुड्रो विल्सन के द्वारा। यह था फेज 1, या बोल सकते चरण, प्रथम चरण, जहां पे बिल्कुल द्विभाजन ही बोल दिया गया कि एकदम बिल्कुल जुड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहां जुड़ेंगे वहां दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है पहले भी।
ठीक है। इनको ये क्यों कहना था? इसलिए कहना था कि जब दोनों चीजें जुड़ी हुई रहती हैं आपस में, तो यहाँ पे ना तो सर्विस सही से हो पाती है, ना सर्विस मेकिंग सही होगी, ना सर्विस डिलीवरी सही होगी। ठीक है। ये दोनों ही सही नहीं होंगे, ना ही सर्विस के प्रोविजन सही होंगे, ना ही सर्विस का डिलीवरी सही होगा। ये था प्रथम चरण का आइडिया, जो बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बोला गया कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है ये नहीं मिल रहा है देखने को, वो पूरा हो ही नहीं रहा है। तो यहां से यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट से बदल के खुद को क्लाइंट या फिर बोल सकते हैं कंज्यूमर के तौर पे आगे बढ़ा रहे हैं और बेसिकली राइट्स की बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के हम क्या बात कर रहे हैं कि हम क्या हैं, सिटीजन। ये वाला कॉन्सेप्ट ही पूरा नहीं हो रहा है ना। सिटीजन के राइट्स पूरे होंगे क्या? इधर से नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये लोग सिटीजन्स के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। यही चीज आपको याद हो अगर, तो राजीव गांधी जी ने भी कहा था एक बार कि क्या होता है कि जो इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है वो करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, उनके समय की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर मैं 1 रुपए देता हूँ ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए, तो ग्रास रूट लेवल तक 1 पैसा या 10 पैसा मैक्सिमम से मैक्सिमम पहुंचता है, बाकी 90 पैसा जो है ना वो बीच में ही गायब हो जाता है। तो बीच में जितने भी चैनल्स हैं वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो एक्चुअल में जो 100 पैसा या 1 रुपए पहुंचना था वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। यही है करप्शन, भ्रष्टाचार जो यहाँ हो रहा था। जो भी फंड रिलीज हो रहे हैं, जो भी लॉ बन रहा है, उन्हीं लोग को ध्यान में रख के बन रहा है, ना कि सिटीजन को ध्यान में रख के बन रहा है। ठीक है। ये था फेज 1। फिर बारी आती है फेज 2 की। अब यहाँ फेज 2 की बात करें तो यहाँ पे खुद जब ऐसा हो रहा था तो इस बीच में उनको देखने को मिला वुडरो विल्सन को कि नहीं, इसमें कुछ चीजें चेंज है, एकदम अलग भी नहीं कर सकते हैं। उससे होता यह है कि जो लॉ मेकर्स हैं उन पे चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाता है, और सिर्फ एग्जीक्यूटर का काम यही नहीं होता है कि वो इम्प्लीमेंट बस करे। एग्जीक्यूटिव सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं करके अपना एक्सपर्टीज भी तो दे थोड़ा बहुत। तो उन्होंने खुद सेकंड फेज बनाया, बोला कि भाई जो मैंने कहा था वो पूरा सही नहीं है। फेज 2 की बात करते हैं। यहां पे इन्होंने कहा कि जो द्वितीय चरण या दूसरा चरण था वहां पे आपको जरूरत है इंटरेक्शन बिटवीन नीड फॉर इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहा गया सेकंड फेज में। बोला कि पूरी तरह हम एकदम अलग नहीं कर सकते हैं, हाँ हालांकि कुछ उसमें विभाजन होना चाहिए, पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ साझा की जा सकती हैं। ये आया था सेकंड फेज में। तो आप देखिए क्या होता है कि 1960 का दशक आता है। ठीक है, 1960 का दशक आया, यहाँ हमको देखने को मिल रहा है 1960 के आसपास यूएसए ये बहुत तरह के टेंशन से घिरता है। ठीक है, वो डायकोटमी करने के बाद भी बहुत सारी चीजें इसको देखने को मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? एक है वाटर गेट सिचुएशन अराइज होता है। वाटर गेट एक तरह का करप्शन चार्ज था, एक तरह से बोल सकते हैं कि लॉ मेकर्स के खिलाफ एक वो आया था, क्या बोलते हैं, बिल टाइप का आया था। वाटर गेट प्रॉब्लम हुआ था। दूसरा वियतनाम वॉर हुआ जिसमें यूएसए हार गया। ठीक है, वियतनाम वॉर में यूएसए हार गया। ठीक, तो इतनी बड़ी पावर होते हुए
इतना कुछ होते हुए भी आप हार जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गलतियां हैं। इसी समय में आपको दिखेगा कि जो प्रेसिडेंट्स थे उनका एसेसिनेशन भी हो गया, यानी किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति का अगर एसेसिनेशन हो जा रहा है, ठीक है, उन्हें मार दिया जा रहा है, तो ये वहां के सिक्योरिटी कंसर्न की भी बात है। यूएसए के, तो यूएसए को देखने को जब ये सब मिल रहा है तो हमको ये क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये पूरी तरह सत्य तो नहीं है, ठीक है। जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी या विभाजन है वो पूरी तरह सार्थक नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें भी कमियां हैं। तो उस कमियों को सुधारने का जिम्मा लिया जाएगा इस समय में, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये सब चीजें वियतनाम वॉर देखने को मिला, एनर्जी क्राइसिस भी हुआ, ठीक है, एनर्जी का लॉस हो रहा था। तो ये सारी चीजें जब हमको देखने को मिल रही हैं 1960 के दशक में, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि भाई बहुत सारी टेंशन अभी भी है, ठीक है, सिविल वॉर वगैरह देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीजें आपको इस समय में देखने को मिल रही। तो बोला गया कि जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी वाला जो सिद्धांत हम लागू किए थे वो गलत है, उसे सुधारने की जरूरत है, उसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो यहां से ये आइडिया है। तो फ्रेडरिक्सन जो थे उन्होंने आइडिया दिया कि भाई जरूरी है कि वैल्यूज और एथिक्स को भी साथ में जोड़ा जाए। इन्होंने वैल्यूज, एथिक्स, ठीक है, इनकी बात कही। अब ये कहां पे, ये एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिन में, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे एक ह्यूमन टच की बात की गई। और वो ह्यूमन टच कब आएगा, जब दोनों लोग यानी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन सिद्धांत यानी कि एक अच्छा मूल्य उस पर काम करे, ठीक है। तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनका काम क्या होना चाहिए, इनका काम होना चाहिए कि एक वैल्यू ड्रिवन या एथिकल ड्रिवन आपको नॉर्म्स बनाने, मतलब एथिकल लॉ, लॉ मेकिंग होनी चाहिए और एथिकली लॉ इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। लॉ मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन दोनों चीज एथिकली होना चाहिए। यानी कि अगर आपको मान लेते हैं कि आप एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे फ्यूचर में, तो आपके पास कोई पॉलिसी आई जो कि गरीबों के लिए है, ठीक है, और खासकर मान लेते हैं कुछ किसी एक पर्टिकुलर आप बोल दें कि मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल वुमेन्स के लिए, वुमेन्स में भी कुछ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, तो आपका सैद्धांतिक रूप क्या होना चाहिए इंप्लीमेंट करते समय, मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास। हम एथिक्स क्या कहता है कि एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आपका काम है कि उस लॉ को प्रॉपरली एथिकली जिसको जरूरत है उसको मिले, ठीक है। आज देखते होंगे कि कई बार राशन कार्ड के इलीगली मिल जाता है, आधार कार्ड इलीगली बन जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो सही चीज है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, एथिकल काम नहीं हो रहा है। तो वही चीज को रोकने के लिए बोला गया फ्रेडरिक्सन ने कि आप ये तभी कर पाएंगे जब दोनों लोग एथिकली बिहेव करें। एथिकली बिहेव करने का मतलब है कि जो लॉ बन रहा है वो भी एथिकल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक सेक्शन के खिलाफ हो और किसी एक सेक्शन को अच्छा करे, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसका कॉन्सेप्ट यहां से आता है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी या बोल सकते हैं हम सामाजिक आर्थिक समानता, इसकी बात हो रही है इस आइडिया से। ये था विभाजन का फेज 2। अब फिर बारी आती है थर्ड फेज और लास्ट फेज की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है वापस से री इन्वेंशन ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी।
ठीक है, फेज 3 ये कहता है। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है अब समय है कुछ परिवर्तन करने का। क्या परिवर्तन होना चाहिए, तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी को वापस लाना, लेकिन एक नए रूप में। तो ये आइडिया कहां से आया था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी नवीन लोक प्रबंधन के आइडिया से। ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के आइडिया से 1970 के दशक की बात है, 1970s। ये वो समय था जब आपको देखने को मिलेगा 1968 में पहली बार न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, आइडिया आया। ठीक है, उसके बाद से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे फोकस होने लगा 1970-80 के दशक में। ठीक है, तो यहीं से आइडिया आया है द री इन्वेंशन ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी, यानी कि वापस से राजनीतिक प्रशासनिक द्विभाजन करना, लेकिन एक नए रूप में। ठीक है, बोल सकते रिश्ता वही सोच नहीं। ठीक है, वहां से ये आइडिया है। तो 1970 के बाद बेसिकली 1980-90 का जो पीरियड था, 80 एंड 90, जो आपका ये एमपीएम को ज्यादा सपोर्ट करता था। 1970 में एमपीए ये आया और उसके बाद 1980-90 में एमपीएम की तरफ हम बढ़ने लगे, नवीन लोक प्रबंधन। क्योंकि इस समय से लोग जो है वो बेसिकली हम लोग क्लाइंट सिटीजन जो थे ना, ये मोर राइट्स रखने लगे, क्लाइंट बने, क्लाइंट से वो कंज्यूमर या बोल सकते हैं कस्टमर। कस्टमर बने, ठीक, कंज्यूमर या कस्टमर बने। तो जब कस्टमर बनेंगे, आज आपको पता है कि भाई आप जब दुकान पे जाते हैं कोई भी चीज खरीदने, तो आप अच्छी चीजें देखते हैं, चुन के अच्छी चीजें लेते हैं। कोई खराब चीज आपको अगर आती भी आपके पास, तो आप उसे बदलने का आपके पास ये राइट्स है। तो यही चीज से आती है क्लाइंट। ठीक है, जागो ग्राहक जागो, आपने देखा ही होगा ऐड। तो बेसिकली आप ग्राहक बन गए, पहले नागरिक बने, नागरिक से अब आज के समय में, क्योंकि ये जो समय पीरियड दिख रहा है ये है लिबरलाइजेशन का दौर, उदारीकरण का दौर, वैश्वीकरण का दौर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का दौर, और साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन का दौर यानी निजीकरण का दौर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि विश्व पूरा एक बन रहा है, ग्लोबल वर्ल्ड बना है, जो हमारा आइडिया है वसुधैव कुटुंबकम का। तो पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन रहा है। ठीक है, पूरा विश्व एक छोटा सा गांव की तरह हो रहा है। मतलब आप कहीं से कहीं जा सकते हैं, किसी एरिया से। आज के समय में जब आईसीटी है आपके पास, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो आप घर बैठे पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं से ये आइडिया आता है, री इन्वेंशन ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी। यहाँ पे हम बात करें तो बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग जो हमने पहले देखा था, ठीक है, बेसिकली पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस के पास होनी चाहिए, और जो आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेशन के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव में पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों में ऐसे करके दीवार बनाओ। एक काम पॉलिसी बनाना होगा, दूसरे काम पॉलिसी इंप्लीमेंट करना होगा। पर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होगा कैसे, एक्सपर्ट्स के द्वारा। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं इन्हीं को हमें अलग करना होगा। तो बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे यूके, यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी, ठीक है, और भी जैसे जापान वगैरह। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब इसके लिए जो पॉलिसी बन रही है उसके लिए एजेंसीज को दे रहे हैं काम। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन पार्ट किसका होगा, एजेंसीज। ठीक है, बहुत सारी एजेंसीज बनाई जा रही हैं और उनके माध्यम से पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है एक्सपर्ट एजेंसीज के द्वारा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड जैसे देश, यूरोपियन नेशंस, यहाँ पे
इस्टेब्लिश की जा रही एजेंसीज, ताकि वो इंप्लीमेंट कर सके अलग जो भी पॉलिसी बन रही है उसको। ठीक है, ये था आइडिया फेज 3 का, और यहीं से आया है कि लेट, स्लोगन एमपीएम का है, लेट द मैनेजर मैनेज। ठीक है, लेट द मैनेजर मैनेज। ठीक है, ये था हमारा बेसिक। ठीक है, बेसिक्स ऑफ वुडरो विल्सन्स के आइडिया को। अब मैंने आपको बताया था कि हम इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, इसको भी मैंने आपको बता दिया, इन दोनों को देखा, इसको भी थोड़ा सा बता दिया मैंने। ये दोनों चैप्टर्स अब मैं आगे जब हम डायरेक्टली कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आइडिया यहां से आया है, ये मैंने आपको बता दिया है। अगले लेक्चर में हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, जिसमें आपके ये सारे टॉपिक्स भी कवर होते चले जाएंगे, जहां पे नए आयाम भी पढ़ लेंगे, न्यू डायमेंशंस, जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, आज के समय में आप देख रहे हैं कि भाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट से नहीं है, अब गुड गवर्नेंस की बात होती है, गुड गवर्नेंस के बाद ई गवर्नेंस की बात होती है, तो बहुत सारे आयाम यहाँ पे कवर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स को हम आगे, इसको तो मैंने आपको बता ही दिया है, पब्लिक प्राइवेट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका कुछ आइडिया हमने निजी और लोक प्रशासन के मध्य जो हमने अंतर और समानता देखी थी उस समय देखा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें एक मोटिवेशन देता है कि इस तरह के और भी नए टॉपिक्स आपके साथ हम साझा करें और आपकी तैयारी में किसी ना किसी रूप में हम आपका हेल्प कर सकें। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहें, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।